The IRGC, the Islamic Revolutionary Guard Corps, the personal army of the Ayatollah. Fighter jets and missiles formed the first wave. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. तो एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश है अमेरिका, दूसरी तरफ एक जिद्दी देश है ईरान और बीच में है इजराइल जो कहता है कि वो मरना मंजूर करेगा पर झुकना नहीं। The objective of the opening strike was nothing less than the assassination of the supreme leader and his inner circle. That no ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. That Strait of Hormuz is a vital export route for the Gulf's biggest oil producers, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Around 20% of the world's crude oil flows through it. Experts have warned that even a limited disruption could spike energy prices and fuel inflation. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 33 किलोमीटर पतली एक समुद्री गली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया का गला घोट सकती? ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई सर्वाइवल की। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब ईरान और इजराइल के बीच तलवारें हो रहे हैं और डिप्लोमेसी फेल हो रही है। लेकिन इस दुश्मनी के पीछे का असली अमेरिका ईरान में रिजिम चेंज क्यों लाना चाहता है और भारत ने इस समय में इजराइल का हाथ क्यों थामा? तो आज के वीडियो में हम सिर्फ जियोपॉलिटिक्स या न्यूज ही नहीं समझेंगे बल्कि समझेंगे शेडो वॉर और न्यूक्लियर गेम जो कि सदियों से चला आ रहा है। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी को समझने के लिए हमें 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1951 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद मोसद्देक। वो एक मर्द-ए-मुजाहिद की तरह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमारा तेल हमारी मिल्कियत है और उन्होंने ईरान के ऑयल को ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद करके नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने सिंपल सी भाषा में कहा कि हमारा तेल है तो हम ही बेचेंगे। लेकिन वेस्टर्न पावर्स को ये बिल्कुल हजम नहीं है। ब्रिटेन ने अमेरिका की हेल्प मांगी। 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। CIA के पैसों पर सड़कों पर दंगे करवाए गए, मीडिया को खरीद लिया गया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर मोहम्मद मोसद्देक को जेल में डलवा दिया गया और उनकी जगह पर अमेरिका ने अपने सबसे भरोसेमंद मोहरे को गद्दी पर बिठाया, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। उसके बाद अगले 26 साल तक शाह ने ईरान पर राज करा। वो दिखने में तो मॉडर्न थे बट अंदर से डिक्टेटर। उनकी सीक्रेट पुलिस ने, सेवक्स ने हर उठने वाली आवाज को कुचल। अमेरिका ने उन्हें वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी और बदले में ईरान से सस्ता तेल वो लूटते रहे। अमेरिका ने ईरान को एक देश नहीं बल्कि अपना एक प्राइवेट गैस स्टेशन बना दिया था। लेकिन गुलामी की भी एक एक्सपायरी होती। 1979 में ईरान की जनता फट पड़ी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया और शाह को देश छोड़ना पड़ा। आयतोल्लाह खोमेनी वापस आए और उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दी। और उसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका ईरान की दुश्मनी पर मोहर लगा, होस्टेज क्राइसिस। ईरानियन स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी पर हमला करा और 52 अमेरिकन को 444 डेज के लिए बंधक बना लिया गया। अमेरिका के लिए ये उनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेइज्जती थी और तब से लेके आज तक अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी। इकोनॉमिक सैंक्शंस, अमेरिका ने ईरान का ट्रेड रोक दिया ताकि उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाए। ईरान इराक वॉर 1980s में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की मदद की ताकि ईरान कमजोर हो जाए। साइबर वॉर में स्टक्सनेट जैसे वायरस भेजकर उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को खराब करा गया। असासिनेशंस की बात करूं तो उनके टॉप जनरल कसीम सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा दिया। लेकिन ईरान ने भी पलटकर हर समय जवाब दिया। उन्होंने प्रॉक्सीज बनाई, उन्होंने न्यूक्लियर टेक भी डेवलप करा और ये दुनिया को बता दिया कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, ना ही झुकने वालों में से। अमेरिका चाहता था ईरान उसकी फैक्ट्री बने पर ईरान ने सेल्फ रेजिस्टेंस का रास्ता चुनकर खुद को एक पावर हाउस बना लिया। अब अपन आते हैं उस मुद्दे पर जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है और इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट मेन कारण। दोस्तों, आज के समय का कड़वा सच ये है कि न्यूक इज द अल्टीमेट पावर। जिस कंट्री के पास भी न्यूक है या अपने न्यूक्लियर वेपन से, उसे कोई मनमानी से तो झुका नहीं सकता। मिडिल ईस्ट जो हिस्सा है इस दुनिया का, वहां पर तेल है और अमेरिका हमेशा से उस हिस्से को कंट्रोल करना चाहता है। वहां से तेल एक्सट्रैक्ट करके इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देके अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब मिडिल ईस्ट बिना न्यूक के रहे। बिना न्यूक के दुनिया के लिए आप सिर्फ एक लेबर है, न्यूक के साथ आप एक प्लेयर है। ईरान जैसे देश को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अगर उसको वेस्ट के ऑर्डर से बचना है तो उसको न्यूक्लियर वाली बटन तक पहुंचना पड़ेगा।
ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक इनरिच करना पड़ता है। ईरान ने यूरेनियम को 60% तक इनरिच कर लिया है, बट ये 60 से 90 की जो जर्नी है ये सिर्फ कुछ ही हफ्तों की होती है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान इज वेरी क्लोज टू क्रिएट इट्स ओन न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और यही बात ने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। इजराइल के लिए यही बात एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुकी है। अब ये जो पूरी कहानी है वो इस न्यूक टेक के पीछे ही चल रही है। अमेरिका सदियों से ईरान को रोक रहा है न्यूक बनाने से, इजराइल भी सदियों से ईरान को रोक रहा है न्यूक बनाने से। बात करते हैं शेडो वॉर की। अब इजराइल जैसा देश वेट एंड वॉच नहीं करता कि वो न्यूक्लियर बनाए और वे वेट करो फिर उससे लड़ो। वो लड़ते हैं शेडो वॉर्स, जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलता कब हमला हो जाएगा। 2018 में मोसाद ने तेहरान में करीबन आधा टन न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चोरी किए। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस चोरी है। इजराइल ने स्टक्सनेट जैसा वायरस से ईरान के कंप्यूटर्स को तबाह कर दिया था, जिससे कि उनकी मशीन्स खुद ब खुद ही फटने लगी। असासिनेशन की बात करूं तो इजराइल ने ईरान के टॉप साइंटिस्ट और IRGC कमांडर्स को उनके ही शहरों में खत्म कर दिया। शेडो वॉर वो शतरंज है जहां इजराइल हर चाल दुश्मन के घर में बैठ कर चलता है। जब ये सब शेडो वॉर से बातें नहीं बनी, असासिनेशन से बातें नहीं बनी, फिर भी ईरान का जो मोटिवेशन था न्यूक बनाने के लिए कंटिन्यू रहा। तो फिर आया ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसका वो वॉर गेम जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हाँ जी मित्रों, तो क्षमा करिएगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा और अटायर पे चेंज हो गया है। उधर इजराइल, ईरान, सऊदी आपस में भिड़े पड़े थे। इधर मेरी मम्मी ने मेरे पर अटैक कर दिया कि नहा कर आओ। एनीवेज, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो 13 जून 2025 इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा। 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस को क्रिपल्ड कर दिया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री हेड को टारगेट किया, लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल फेलियर हुआ। ईरान की फोर्डो फैसिलिटी पहाड़ के 300 फीट नीचे है। इजराइल के बंकर बस्टर्स वहां दिवाली के फटाकों जैसे साबित हुए। उन फटाकों ने उन फैसिलिटीज को कोई भी डैमेज नहीं करा। इजराइल के पास घर में घुस के मारने की ताकत तो थी, पर उसकी अंडरग्राउंड दीवार को तोड़ने की हैसियत नहीं। और यहाँ पर एंट्री होती है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. जब 8 दिनों तक इजराइल फेल हुआ तो यहाँ पर एंट्री होती है अमेरिका। अमेरिका ने 21 जून 2025 को लॉन्च किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका अपने साथ B-2 बॉम्बर्स लाया जो कि कैरी करते थे GBU-57 MOP। ये 30,000 पाउंड्स के वो बॉम्ब थे जिन्होंने फोर्डो के पहाड़ों पर तांडव मचा दिया। ये बॉम्ब जमीन के 200 फीट अंदर धंस कर फटे, जिसने ईरान के ये किलों को धुआं कर दिया। 12वें दिन तक ईरान का 40% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। इजराइल कहता है मारना मंजूर है पर घुटने टेकना नहीं, इसीलिए वो दुश्मन के हाथ में तलवार आने तक का इंतजार नहीं करता। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी फैक्टर की और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की। ईरान कोई अकेला नहीं लड़ रहा है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक आइडियोलॉजी फैक्ट्री खोल रखी है जिसे वो लोग एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान, ईरान का सबसे वफादार दोस्त जिसके पास 1.5 लाख मिसाइल्स है। हौतीस यमन, जो कि रेड सी ब्लॉक करके दुनिया का ट्रेड रोक सकता है। हमास गाजा, जो कि इजराइल के लिए हमेशा एक हेडेक बने रहता है। इसके अलावा चाइना और ईरान की भी बहुत अच्छी दोस्ती है। दूसरी तरफ अगर इजराइल की अलायंसेस की बात करें तो इजराइल के साथ अमेरिका है और पर्दे के पीछे सऊदी और UAE भी है। वो भी ईरान की इस आइडियोलॉजी से डरते हैं। दोस्तों, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ईरान तो एक विक्टिम है जिस पर बड़े देश दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है। ईरान केवल एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, बल्कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी की फैक्ट्री भी चलाता है। अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोले या एक्सिस ऑफ टेरर बोले, ईरान डायरेक्टली किसी देश से नहीं लड़ता है, बल्कि ईरान अपने मोहरे खड़े करता है दूसरे देशों में, जिन्हें प्रॉक्सीज भी बोल सकते हैं। हिजबुल्लाह की बात करें तो ईरान ने इसे बनाया और आज इसके पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल्स है जो कि इजराइल की मासूम लोगों पर कभी भी गिर सकती है। हौतीस यमन, इन्हें ईरान ने इतने मॉडर्न ड्रोन्स और मिसाइल्स दिए हैं कि ये रेड सी में किसी भी देश की मर्चेंट शिप को डुबा देते हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड महंगे हो रहे हैं और इसका बोझ हम सभी की पॉकेट पर आता है। आज की बात करें तो इसमें भी ईरान का ही पैसा है जो कि पूरे रीजन को हमेशा युद्ध की आग में ही रखता है। ईरान कभी डायरेक्ट वॉर नहीं करता, वो आग लगाने के लिए दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करता है। ये तो प्रॉक्सीज की बात हुई। ईरान देश के बाहर तो बड़े बड़े भाषण देता है। ईरान के खुद के देश में क्या हो रहा है इस पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। मासा अमेनी और हिजाब प्रोटेस्ट,
2022 में एक लड़की की मौत के बाद जब ईरान की औरतें अपने हक के लिए सड़कों पर आई, ईरान की मोरालिटी पुलिस ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोग जेल में और कईयों को तो सरेआम फांसी दी गई। ईरान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो आप गद्दार हैं। ईरान हमेशा शिया वर्सेस सुन्नी की दुश्मनी को भी भड़काता है। ईरान का केवल एक ही मकसद है, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस बनाना, चाहे इसके लिए सीरिया, इराक और यमन तबाह क्यों ना हो जाए। इन देशों में जो खून खराबा हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ईरान एक्सपांशनिस्ट आइडियोलॉजी है। ईरान बाहर तो इंसाफ की बात करता है, लेकिन घर के अंदर तो जुल्म की दास्तान लिखता है। अब बात करते हैं इस सब से ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। लोग कहते हैं कि ऑयल अब पुराना हो गया है, पर सच तो ये है कि आज भी दुनिया तेल के बिना 1 इंच भी नहीं चल सकती। ईरान का सबसे बड़ा वेपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक करा तो ग्लोबली ऑयल सप्लाई 20% गिर जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस $150 क्रॉस कर देगी और इंडिया, चाइना, यूरोप सबकी इकोनॉमीज क्रैश हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। ये सब होता आज से 20 साल पहले, पर आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता, समझते हैं। सोचिए, अगर आज से 20 साल पहले ईरान ने ये रास्ता ब्लॉक करा होता, वाकई बहुत सारे देशों की इकोनॉमी क्रैश हो जाती, क्योंकि पहले दुनिया मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोडक्शन पर ही डिपेंडेंट थी, पर आज ऐसा नहीं है। चाहे मैं भारत की बात करूं या दूसरे देशों की, पर आज हम मिडिल ईस्ट डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास दूसरे और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए। इंडिया की इकोनॉमी एक तो इसलिए भी नहीं गिरेगी क्योंकि हमारे पास हमारा एक और भाई है जिसे हम रशिया बोलते हैं। मिडिल ईस्ट से तेल आना बंद भी हो जाए तो हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, और यही वजह है कि आज इंडिया ओपनली इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी अब केवल एक रास्ते पर नहीं है। चाइना की बात करूं तो चाइना ने भी अपने तेल के रिजर्वायर्स अच्छे खासे भर रखे हैं, और वो रशिया और सेंट्रल एशिया से वाया पाइपलाइन भी तेल लेता है। तो वो भी कोई समुद्री रास्तों का गुलाम नहीं है कि आज तेल आना बंद हो जाएगा तो उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। यूरोप की बात करूं तो यूरोप भी अब मिडिल ईस्ट के कोई दबाव में नहीं रहता है। हॉर्मुज बंद भी हो जाता है तो यूरोपियन नेशन अमेरिका से गैस और इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। 20 साल पहले ये एक चौक पॉइंट था पूरी दुनिया का, पर आज ये सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर बनकर रह गया। अमेरिका आज भी मिडिल ईस्ट का तेल एक्सट्रैक्ट करके बेचता है और अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर ईरान रास्ता रोकता है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही होगा। उसका ग्लोबल पावर बनने का सपना टूट जाएगा। दुनिया ने अपना बैकअप रशिया और अमेरिका ओन शेल ऑयल ढूंढ लिया है। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास खोने के लिए अपना ग्लोबल डोमिनेंस तो है। दोस्तों, ये सब तो एक तरफ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसने पूरे दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को हिला के रख दिया है। 25-26 फरवरी 2026 को भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के एक स्टेट विजिट किया, और ये विजिट तब हुई है जब ईरान और इजराइल जंग की कगार पर खड़े। अब ऐसी कंडीशंस में भारत के प्राइम मिनिस्टर का इजराइल में जाना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी वॉर लाइक सिचुएशन में था। इस विजिट में भारत और इजराइल ने अपने रिश्तों को अपग्रेड करके स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी बना दिया। क्यों थी ये विजिट इतनी इंपॉर्टेंट? भारत ने इजराइल की धरती पर जाकर सीधे सीधे ये कहा है कि टेररिज्म का कोई बहाना नहीं हो सकता। ये एक क्लियर मैसेज था कि भारत अब पर्दे के पीछे नहीं, खुल के अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। द NSA लेवल टेक डील। इस विजिट में दोनों देशों ने एक नया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET पार्टनरशिप साइन किया है। इसका मतलब है कि अब AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में भारत और इजराइल मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। इजराइल में लेबर की कमी को पूरा करने के लिए भारत ने 50,000 वर्कर भेजने का भी कमिटमेंट करा है। दुनिया डर रही थी, तब भारत दोस्ती निभाकर अपना रास्ता तो चुन रहा था, प्लस धंधा भी कर रहा था। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाई इंडिया चूज इजराइल ओवर ईरान। अब यहाँ पर लोगों का पक्ष तो ये भी होगा कि ईरान तो अपना पुराना दोस्त है, पर दोस्तों जियोपॉलिटिक्स सेंटिमेंट्स पर नहीं, नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है। ये केवल ईरान वर्सेस इजराइल का ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन था टेक्नोलॉजी वर्सेस ओनली ऑयल। ईरान के पास हमें देने के लिए सिर्फ क्रूड ऑयल और गैस है, लेकिन इजराइल हमें वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ड्रोन्स, मिसाइल्स ऑफर करता है जो भारत को पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ताकतवर बनाती है। भरोसे की बात करें तो 1999 का कारगिल वॉर हो या आज का डिजिटल वॉरफेयर, इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। वहीं ईरान कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत के खिलाफ कई बार बोल जाता है, लेकिन इजराइल ने हमेशा भारत के इंटरनल मैटर्स का सम्मान करा। पहले हम ईरान के ऑयल के गुलाम जरूर थे,
लेकिन अब हम रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं। इससे हमें आजादी मिली है कि भारत इजराइल के साथ दोस्ती खुलकर निभा सके। भारत आज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC पर काम कर रहा है। इस रास्ते में इजराइल एक मेन हब है, लेकिन ईरान इस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। इजराइल भारत को एक मॉडर्न सुपर पावर बनाता है, वहीं पर ईरान केवल एक एनर्जी सप्लायर बन के रह गया। अब एक ऐसी बात जो आपने शायद पहले नहीं सुनी हो। ट्रेडिशनली अमेरिका का एक पैटर्न रहा है कि जब आप अमेरिका की बात सुनते हैं तभी आप पर खतरा होता है। इतिहास गवाह है, चाहे लीबिया का गद्दाफी हो या इराक का सद्दाम, जब जब इन लीडर्स ने वेस्टर्न पावर्स के साथ समझौता करा है और अपने वेपन्स की धार को कम करा है, तब तब थोड़े ही समय बाद इन देशों में रिजिम चेंज दिखा है। अमेरिका का मकसद सिर्फ दुश्मनी नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सरकार बिठाना होता है जो कि उनकी शर्तों पर चले। ईरान के लीडर को भी यही डर है कि अगर वो आज झुके तो कल उनका वजूद खत्म हो जाएगा। अमेरिका की दोस्ती कई बार उसकी दुश्मनी से ज्यादा महंगी पड़ती है। पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट के तेल का गुलाम था, इसलिए वो हर युद्ध में कूद जाता था। लेकिन आज के वक्त की बात करें तो 2026 में पिक्चर बदल चुकी है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। अमेरिका इज पंपिंग 13.6 मिलियन बैरल्स पर डे। अमेरिका के पास शेल ऑयल का इतना बड़ा भंडार है कि अब वो मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट नहीं। अमेरिका अब EV, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जीज पर भी तेजी से शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि अमेरिका को जब तेल नहीं चाहिए तो अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पड़ा है? ये जंग तेल की नहीं है, ये जंग ग्लोबल डोमिनेंस की। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी रीजनल पावर खड़ी हो जो कि उनके अलाइज इजराइल और सऊदी के लिए खतरा हो। अमेरिका के पास आज ऑयल अल्टरनेटिव्स है, इसलिए वो ईरान पर बिना डर मैक्सिमम प्रेशर डाल सकता है। दोस्तों, ईरान अमेरिका की इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि उसके पास सदियों का पर्शियन प्राइड है और अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी सहारा है। ईरान को पता है कि अगर अमेरिका की बात मान ली तो कुछ सालों में ही रिजिम चेंज हो जाएगा। नहीं माना तो युद्ध होगा। ये लड़ाई केवल 3 देशों की नहीं, ये पूरी दुनिया का ऑर्डर बदलने की कोशिश है। क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स ही एकमात्र रास्ता है अपनी आजादी का, या फिर ये रास्ता एक ऐसी तबाही की ओर ले जाएगा जहां से कोई वापसी नहीं होगी? जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, होती है तो सिर्फ जरूरत। और आज ये दुनिया जिस पेस से बढ़ रही है, उस पेस की सबसे बड़ी जरूरत है शांति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये भी बताएं कि हम अगली वीडियो किस पर बनाएं, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. In particular, my administration that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside, bombs will be dropping everywhere. For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. May God bless you all.